पाकिस्तान का चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो या फिर फॉरेन पॉलिसी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें फायदे का सौदा नजर आता है। रेयर अर्थ, मिनरल और तेल का भंडार दिखता है और यही सब उन्हें ग्रीनलैंड में भी नजर आया था, क्योंकि जब जब उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की तो साफ कर दिया कि वहां पर मसला सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का ही नहीं है, वहां तो बात खनिज की है, उस अकूत दौलत की है जो कुदरत की गोद में है और बर्फ के नीचे दबी हुई है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दावोस में ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर लेने की बात कर रहे थे, उसी दौरान पुतिन भी मॉस्को में उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। ट्रंप के बयान से 2-3 बातें क्लियर हुई। वो ग्रीनलैंड चाहते हैं, इसके लिए फिलहाल डील और बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं। सेना का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सही है कि अब डील पर आगे बढ़ना होगा। ये ऐसी डील है जिसे लोगों ने तुरंत मान लिया। अमेरिका के लिए ये शानदार है। हमें वहाँ सब कुछ मिल रहा है जो हम चाहते थे। इसमें खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी का इशू कवर हो चुका है। खैर, ये डील बहुत जल्द सामने आने वाली है, हम देखेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है, लेकिन बात काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। ये एक लॉन्ग टर्म डील है। मुझे लगता है कि जब बात सुरक्षा और खनिज की है तो शानदार सिचुएशन है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि करीब 200 साल से अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की फिराक में रहा है। तब अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने 1832 में इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन जहां तक ट्रंप का सवाल है तो उन्होंने पहली बार 2019 में ग्रीनलैंड पर कब्जे का आइडिया फ्लोट किया था और अब तो वेनेजुएला के बाद दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने तस्वीरों में ही सही ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा गाड़ दिया। अब ये तो नाटो और ट्रंप ही जानते हैं कि दोनों के बीच क्या डील हुई है या होने वाली है। क्या ट्रंप ग्रीनलैंड का एक स्पेसिफिक हिस्सा चाहते हैं जो उन्हें मिल सकता है, या बात पूरे तरीके से कब्जे की है? इसका जवाब सामने नहीं आया, लेकिन डेनमार्क अब भी यही कह रहा है कि वो ग्रीनलैंड की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों का एक ही मत है। नाटो के साथ हमारी संप्रभुता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात हो ही नहीं सकती। अब हम सुरक्षा के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं। हमारी ये भी चाहत है कि कोई रूसी या चीनी निवेश ना हो। असल में हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कई एक जैसी बातें और साझा दिलचस्पी है, इस पर बात हुई है। मगर इस इक्वेशन को पुतिन ने काफी दिलचस्प बना दिया। पुतिन ने कह दिया कि जिस तरह अलास्का का ट्रांसफर हुआ था, हो सकता है ग्रीनलैंड का भी हो जाए। रकम तक बता दी और फिर यह भी कह दिया कि उन्हें ग्रीनलैंड से कोई मतलब नहीं है। जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि ग्रीनलैंड के साथ क्या होता है। लेकिन 19वीं सदी में, शायद 1867 में, हमारे पास अमेरिका के साथ ऐसे ही मुद्दे सुलझाने का अनुभव है। जैसा कि हम जानते हैं, रूस ने अलास्का बेचा था और अमेरिका ने उसे हमसे खरीदा था। अगर आप इसकी तुलना अमेरिका के अलास्का खरीदने की कीमत से करेंगे तो ग्रीनलैंड की कीमत लगभग 200 से $250 मिलियन होगी। यानी बात जितनी सीधी है उतनी लगती नहीं, या फिर वाकई डील का कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि पुतिन ग्रीनलैंड को लेकर विरोध नहीं जता रहे और अमेरिका ने भी यूक्रेन को यूरोप के रहमोकरम पर छोड़ा है। तो क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का हो जाएगा और यूक्रेन रूस का? पर्दे के पीछे की डील क्या है? ज़ेलेंस्की क्या सोचते हैं? जहां तक प्लानिंग का सवाल है तो हम असल बातचीत की तरफ या उसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं, तो हम सिक्योरिटी गारंटी के मामले में करीब हैं। सच कहूं तो दस्तावेज तैयार हैं। हमारे पास इकोनॉमिक पैकेज को लेकर काफी कुछ सवाल है, लेकिन मुझे लगता है 90% काम हो जाएगा। यह सही है कि पुतिन ने जो जंग शुरू की वो अभी तक जारी है और अमेरिका लगातार इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ग्रीनलैंड का मुद्दा भी आ गया। कहीं यूक्रेन वाले इश्यू का ही कोई पहलू तो नहीं? देखते हैं वक्त इस सवाल का जवाब क्या देता है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के हालात बन चुके हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि तुम नहीं माने तो हमला कर देंगे, लोगों को फांसी दी तो देख लेंगे। वो डराते हैं, धमकाते हैं और फिर कहते हैं बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है तुम्हारी वॉरशिप जब आएगी तब आएगी, हमारी उंगलियां तो ट्रिगर पर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या ग्रीनलैंड से 7,000 किलोमीटर दूर पहला बम फटेगा? खामनेई को ट्रंप का सरप्राइज मिलने वाला है। क्या महायुद्ध का ट्रिगर दबने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन 26 जनवरी एक्टिव। ईरान, वो देश जहां इजराइल को मिटाने की कस्में खाई जाती हैं। ईरान, वो देश जहां खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर आते हैं तो लाशें बिछती हैं और जनता यूं जवाब देती है। चार 4,000 से ज्यादा मौत, हजारों घायल, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारी। ईरान में हुए प्रदर्शन को आंकड़ों में समेटना मुश्किल है और यही प्रदर्शन अब महायुद्ध की चिंगारी में तब्दील हो सकता है। अमेरिका रुकता नहीं, ईरान झुकता नहीं। ईरानी कमांडर यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल मोहम्मद पाकपुर ने युद्ध भड़काने वाला नया बयान दिया है। खामनेई के कमांडर ने दुश्मनों को फिंगर्स ऑन ट्रिगर यानी डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की चेतावनी दी है। हर दूसरे दिन ये बात कही जा रही है कि ईरान के लड़ाके तैयार हैं और किसी भी दुश्मन की गलती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले ईरान के एक और कमांडर ने ट्रंप की तुलना हिटलर से करते हुए कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? क्या आपको लगता है ईरान इस बार सीज फायर की शर्तों को मानेगा? हमारा सुझाव यही है कि आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, क्योंकि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है और ना सिर्फ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बल्कि गोलियां चेंबर में लोड की जा चुकी हैं। 10 दिन के अंदर 2 बार इस तरह के बयान देने का मतलब तो यही है कि अब ईरान की सेना जंग की तैयारी कर चुकी है और तैयारी करने की माकूल वजह भी है। दरअसल अमेरिका का विध्वंसक बेड़ा ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है और शायद 26 जनवरी का इंतजार कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप इस वक्त हिंद महासागर में बताया जा रहा है। अमेरिकी नेवी की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 जनवरी तक यह वॉरशिप अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी तक पहुंच जाएगी। 19 और 20 जनवरी को इसे मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए देखा गया था और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका वॉरशिप ईरान की तरफ बढ़ रहा है। Ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Mostly young men were going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. 1 मिनट के इस बयान में कम से कम 4 बार डोनाल्ड ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र कर चुके हैं। वो ये बताना चाहते थे कि धमकियों का दौर शायद बीत चुका है और अब एक्शन की बारी आने वाली है। सवाल यही है कि आखिर ये आक्रमण कब होगा, कैसे अंजाम दिया जाएगा और क्या ईरानी कमांडर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर हम एक बार जंग के मैदान में उतर गए तो फिर सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं होगी। आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। पिछले 50 साल में आपने ईरान पर जो हमले किए हैं और जो नुकसान पहुंचाया है,
हमारी उदारता और रणनीतिक धैर्य के बावजूद आप इसे अनदेखा करते हैं और ये वास्तव में एक गंभीर मामला है। हर रात ट्रंप को सपने में ईरान का तेल भंडार और गैस ही दिखाई देते हैं। उन्हें ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाल में दिए इन बयानों से तो यही लगता है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। खामनेई के फोर्स हाई अलर्ट पर है। ईरान में घमासान हुआ तो फिर निश्चित तौर पर जंग का दायरा बढ़ना भी तय।